युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 122। करीब 5 मिनट तो रेहान को सोचने में वक्त निकाला। उसके बाद उसने लाइट बंद किया और नैना को अपनी बाहों में ले जैसे ही नैना की नेक्ड बॉडी रेहान के बॉडी से टच हुआ, रेहान तो उल्टी सांस लेने लगा और उसे 2 मिनट ही लगा उसका बॉडी हिट करने लगा। रेहान आज बिल्कुल भी सोच नहीं सकता था और उसका एक हाथ नैना के कमर पर था तो दूसरा हाथ उसके पीठ पर। उसके नाजुक शरीर को वह छू पा रहा था और नैना अपने गर्म सांस से रेहान के चेस्ट पर छोड़ रही थी, जिससे रेहान को सच में अंदर से बहुत अजीब सा फील हो रहा था। कुछ देर यूं ही बिताने के बाद आखिरकार नैना की कहराने की आवाज़ बंद ही हो गई। वक्त बीतते जा रहा था। रेहान को आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं था और ऐसे ही सुबह होने को आ गया, पर रेहान अभी तक सोया नहीं था। वह नींद की वजह से बीच बीच में उबासी लेते जा रहा था। सुबह के 5 बजे अब जाकर रेहान को कहीं नींद आया और वह भी सो गया। दोनों आराम से सोए थे। नैना बेचारी तो इन सब से बेखबर थी। दूसरी तरफ मयंक का घर। सुबह के 7 बजे। मयंक तो आज पूरी रात अधनींद में ही सोया था और आज वह बहुत जल्दी उठ भी गया था और उठने के साथ तो वह जल्दी जल्दी तैयारी करने लगा, क्योंकि कुछ ही देर में उसकी फ़्लाइट की टिकट मिल जाएगी। पर उसे अभी टाइम नहीं पता कि कितने बजे की फ़्लाइट है। मयंक की मॉम ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दी थी, क्योंकि जब वह उठी तो उसके पहले ही मयंक उठकर तैयार होकर बहुत खुश नज़र आ रहा था। जो भी हो, कौशल्या जी को तो बहुत अच्छा लगा कि उनका बेटा आज बहुत जल्दी उठकर फ्रेश दिखाई दे रहा है। नहीं तो बाकी दिन तो पता ही नहीं चलता कब उठता है और कब ऑफिस चला जाता, और जब देखो तब उसके मुंह पर 12 बजा रहता है। जब कौशल्या जी ने मयंक से पूछा कि आज बहुत जल्दी उठकर तैयार हो गया, कहीं जा रहा है, तो मयंक भी हंसते हुए जवाब दिया कि क्यों, एक बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वह तुरंत पीहू के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता। मयंक की बातें सुनकर कौशल्या जी कुछ रिएक्ट नहीं की। उन्हें तो यकीन हो गया कि सच में मयंक काम रिलेटेड ही कहीं जा रहा है। मयंक जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया और घर से निकला और तेज़ी से रास्ते में कार चलाने लगा, और जिसे उसने टिकट निकालने के लिए कहा था उसने कॉल करके उसे आदमी को ऑफिस आने के लिए कह दिया। मयंक बहुत जल्दी ऑफिस पहुंच गया और जल्दी से उसने कार पार्क किया और तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए ऑफिस के अंदर गया। अंदर जाते ही उसका दोस्त महेश था और उसके हाथ में एक छोटा सा एनवेलप था। मयंक ने उसे अपने कैबिन में लेकर गया और उसके लिए कॉफ़ी मंगवाया। 5 मिनट में दोनों के लिए कॉफ़ी आ गया। महेश ने उसे टिकट का एनवेलप देते हुए कहा, ए ले तेरा टिकट, मुंबई से गुवाहाटी, शाम का फ़्लाइट 4:25 पर है। इतना बोल महेश मुस्कुराया और मयंक उसके हाथ से वह एनवेलप खोल कर देखा तो इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन का टिकट था, मुंबई से गुवाहाटी असम। मयंक को तो यह सब बात पता था कि उसे यहाँ से असम जाने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, तब जाके वह पहुँचेगा। ये दोनों दोस्त थोड़ी देर तक बातें करते रहे। उसके बाद महेश वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मयंक जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगा था कि शाम को जल्दी से निकल सके। वैसे उसका वक्त तो कट नहीं रहा था, फिर भी बेचारा अपनी सभी काम निपटाने में लगा था। दूसरी तरफ मेहता बंगलो। सुबह के 8:16। रेहान का कमरा। दोनों अभी तक एकदम गहरी नींद में सोए थे कि तभी रेहान का मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल की आवाज़ से नैना कसमसाने लगी। उसका सिर रेहान के चेस्ट पर था और कसमसाने की वजह से उसका नाक रेहान के नेक्ड बॉडी चेस्ट पर रगड़ने से उसे गुदगुदी महसूस हुआ। आंखें खोल दिया। उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट था, सिर्फ रेहान का चेहरा दिखाई दे रहा था। नैना तो पूरी तरह ब्लैंकेट से कवर थी।
पर वह रेहान की बाहों में थी। रेहान ने जैसे आंखें खोला तो पूरे कमरे में उजाला था, क्योंकि अब वक्त भी तो 8 बज के जा रहा था और उसके मोबाइल का आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रहा था। रेहान अपना हाथ पिल्लो के नीचे डाला और मोबाइल ले पहले बंद किया, क्योंकि रात को डॉक्टर से बात करने के बाद उसने मोबाइल तकिए के नीचे ही रख दिया था। रेहान का एक हाथ अभी भी नैना की पीठ पर था और उसका सिर उसके चेस्ट पर। रेहान तो तुरंत महसूस हो गया कि वह और नैना दोनों बिना कपड़ों के हैं, क्योंकि उनकी बॉडी एक दूसरे को टच हो रहा था और अब पूरी तरह कमरे में उजाला हो गया था। नैना लगातार कसमसा रही थी। रेहान ने हिम्मत करके ब्लैंकेट धीरे धीरे सरकाया, क्योंकि नैना का चेहरा ब्लैंकेट से ढका हुआ था और एक ब्लैंकेट नहीं बल्कि उसके शरीर के ऊपर 2 ब्लैंकेट था। रेहान को लगा अब नैना को गर्मी होता होगा। उसने ब्लैंकेट सरका दिया तो देखा नैना का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था और वह बहुत ही गर्म सांसें उसके चेस्ट पर छोड़ रही थी। न चाहते हुए भी रेहान की उंगली उसके बालों पर चला गया और वह फर्स्ट फिंगर से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाने लगा। जैसे उसकी उंगली उसके माथे पर टच हुआ तो वह उसे तुरंत महसूस होने लगा कि नैना को बुखार है और वह उल्टे हाथ से उसे छूकर देखा तो सचमुच उसे बुखार था। रेहान ने तुरंत अपने एक हाथ से उसके गाल पर थपथपाते हुए उसे उठाने लगा। एक पल के लिए भूल ही गया कि अगर उसने नैना को अभी उठाया और उसने देख ली तो वह क्या कहेगी। पर उसे उठाने के बावजूद भी नैना नहीं उठ रही थी, जो देख रेहान को फिक्र होने लगा। पर वह भी अभी तक बेड से उठा नहीं, बल्कि लेटा ही रहा, यहाँ तक कि नैना को अपनी बाहों में से अलग भी नहीं किया। रेहान ने उसे फोर्स देकर उसे उठाने लगा, जिससे नैना आंखें खोल रेहान को देख वापस आंखें बंद कर ली। पर वह सो पाती उसके पहले रेहान हल्के हाथ से उसका जबड़ा पकड़ प्यार से धीरे से उसके कान में बोला, नैना उठो, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, पहले कपड़े पहनो, हम नीचे चलते हैं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, अब उठ जाओ। रेहान इस वक्त बहुत प्यार से बोल रहा था। उसकी बातें सुन नैना अधखुली आंखों से देख रही थी। उसे अब ठंड तो नहीं लग रहा था, पर उसे बुखार बहुत तेज था। नैना खुली आंखों से उसे देख रही थी, जो देख रेहान अपना एक हाथ उसके गाल पर रख उसके एक एक बाल साइड किया। अब एकदम उसका चेहरा क्लीन साफ दिखाई दिया और नैना को जैसे एकदम रेहान का चेहरा इतना करीब दिखाई दिया तो वह हड़बड़ा सी गई। पर उसे अभी तक ये नहीं पता कि वो बिना कपड़ों में है। नैना उठने की कोशिश की। जैसे उसने अपने पैर सिकुड़ाए तब उसे महसूस हुआ उसके पैरों में दर्द हो रहा है और दर्द के साथ साथ उसे बुखार भी था। वह हल्की अंगड़ाई लेकर उठी तो उसका ब्रेस्ट रेहान के चेस्ट के टच हुआ, जिससे रेहान बॉडी से हिरन सी लहर दौड़ी। वही नैना की नज़र तुरंत रेहान के बॉडी पर गया। वह तो समझ ही नहीं पा रही थी रेहान ने आज कपड़े नहीं पहना और उसके इतना क्लोज है। उसको घबराता देख रेहान हल्का मुस्कुराया और बोला, जब पता है कि बारिश में भीगने की वजह से तबीयत खराब हो जाएगा तो तुम भीगी क्यों? नैना कुछ बोल नहीं रही थी। वह अपनी उदास आंखों से बस उसे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में नींद बहुत था। नैना सो पाती कि उसके पहले रेहान उसे साइड किया और खुद उठा, क्योंकि नैना को बुखार की वजह से उठने के लिए नहीं हो रहा और अपना मोबाइल ले तुरंत उसने डॉक्टर को कॉल लगाया। जैसे डॉक्टर ने कॉल रिसीव किया तो रेहान उसे चिल्लाने लगा कि नैना का बुखार कम होने के बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और तुरंत अपने घर आने के लिए कहा। रेहान फ़ोन पर ज़ोर से बोल रहा था। नैना जो अपनी आंखें बंद कर रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर वह सकपका गई। उसे लगा कहीं रेहान अब उसे न चिल्लाए। रेहान के इस तरह से बात करने से डॉक्टर ने तुरंत उसके घर आने के लिए हाँ कहा। रेहान कॉल कट किया और मोबाइल साइड के टेबल पर रख दिया।
वह अभी भी बेड पर बैठा था। उसकी नज़र नैना पर गया, सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था क्योंकि ब्लैंकेट उसके शरीर के ऊपर ही था। नैना अभी भी उठ नहीं रही थी, जो देख रेहान उसके तरफ झुका और धीरे से बोला, उठो, पहले कपड़े पहनो, डॉक्टर आ रहे हैं। रेहान ने पहली बार जब उसे कपड़े पहनने के लिए कहा था, तब नैना नींद में होने के कारण सुन नहीं पाई थी, पर जब उसने अब उसे कपड़े पहनने के लिए कहा तो वह तुरंत ब्लैंकेट के अंदर से अपने आप को छूकर देखी तो सच में वह दंग हो गई, क्योंकि वह सिर्फ ब्रा और पैंटी पर ही थी। नैना एक पल के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो गई। मन ही मन खुद से बोली, क्या सच में रेहान सर ने मेरे कपड़े निकाल दिए? उसे बुरा भी लगा और उसकी आंखों में हल्का सा पानी भी आ गया। वह रुआंसी आवाज़ में बोली, आपने मेरे कपड़े क्यों निकाले? नैना रो तो नहीं रही थी, पर उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया था और वह बुखार से तप रही थी, और तो और उसके गले में खराश होने के कारण ठीक तरह से बोला भी नहीं जा रहा था। ये देख रेहान को अच्छा तो नहीं लगा कि बिना इसकी परमिशन के उसने उसके कपड़े निकाल दिए, पर वह करता भी क्या, क्योंकि वह खुद रात में मजबूर था। रेहान इस वक्त बेड पर बैठा था और नैना लेटी हुई। नैना तुरंत ब्लैंकेट से अपना मुंह छुपा लिए। उसको इस तरह मुंह छुपाता देख रेहान को लगा शायद वह अंदर रो रही है, पर नैना रो नहीं रही थी, बल्कि उसे रेहान के सामने बहुत शर्म आ रहा था, क्योंकि उनके रिश्ते में ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर अचानक से बिना कपड़ों के उसके सामने उसने खुद को देखा तो उसे अजीब तो लगेगा ही। रेहान वापस कहा, नैना जल्दी उठो, अपने कपड़े पहनो, डॉक्टर के आने का टाइम हो गया है। नैना कुछ भी बोली नहीं, जो देख रेहान 1 मिनट चुप रहा। फिर उसे रहा नहीं गया तो वह वापस बोला, नैना मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम खुद उठोगी या मैं तुम्हें उठाऊँ? अगर तुम इस बार नहीं उठी तो मैं खुद तुम्हें उठाऊँगा। नैना ब्लैंकेट के अंदर से ही दबी हुई आवाज़ में बोली, मुझे नहीं उठना और ना ही डॉक्टर के पास जाना है। नैना का ना सुनकर रेहान मुस्कुरा दिया और वह खुद ब्लैंकेट के अंदर चला गया। आज उसका भी दिल शैतानी करने का मन कर रहा हो, बस उसने आज लाज शर्म छोड़ दिया और नैना के कमर में हाथ डाले उसे एकदम से अपने करीब कर लिया। रेहान का हाथ जैसे उसके शरीर पर टच हुआ कि वह शॉक्ड हो गई। उसकी तो सांसें गले में अटक गया। वह कभी ऐसा उम्मीद नहीं कर सकती थी कि रेहान ऐसा कुछ कर जाएगा। नैना कुछ बोलने का सोच ही रही थी कि उसके पहले रेहान उसके कान में धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाला तो मैं ही तुम्हें पहनाऊंगा, ये कहना चाहती हो ना तुम? रेहान मजाक में बोल रहा था, पर नैना सीरियस हो गई। उसे बहुत गुस्सा आने लगा कि रेहान उसका मजाक बना रहा है। नैना अपने हाथ से उसका हाथ छुड़ाने लगी और जब वह नहीं छोड़ा तो कोहनी से धक्का दे रही थी, पर देखा जाए तो उसकी शरीर में इतना ताकत नहीं था, बुखार की वजह से। और रेहान उसका हाथ को पकड़ प्यार से बोला, नैना जिद मत करो, तुम्हें बुखार बहुत ज़्यादा है, चलो अच्छे बच्चे की तरह उठ जाओ। रेहान के मुंह से ये 3 लाइन सुन नैना एकदम शांत हो गई, जैसे उसे सुनकर बहुत अच्छा लगा और वह रेहान के मुंह से ऐसे ही शब्द सुनना चाहती हो। वह यही सब सोच रही थी कि तब तक रेहान वापस बोल पड़ा, और हाँ, तुम्हारा कपड़ा तुम्हारे हस्बैंड ने निकाला है, ना कि कोई बाहरी लोगों ने। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच में नैना का दिमाग काम करना बंद हो चुका था। उसके पास कोई शब्द ही नहीं मिल रहा कि वह रेहान को बोले तो बोले क्या। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। रेहान ने उसे धीरे से पकड़ के उठाया,
क्योंकि बुखार की वजह से वह सच में उसके अंदर ताकत नहीं था। जब रेहान ने उसे उठाया तो वह कोई रिएक्ट नहीं की, पर वह ब्लैंकेट के साथ ही उठी, पर उसके एक साइड का नेक्ड बॉडी दिख रहा था। रेहान ने तुरंत साइड से उसका नाइट गाउन लिया, पर वह जैसे पहनाने को हुआ कि उससे पहले नैना उसे रोकने लगी, क्योंकि उसे सच में बहुत शर्म आ रहा था। वह रेहान के सामने बिना कपड़ों के नहीं रुकना चाहती थी, पर रेहान रुका ही नहीं। वह तुरंत उसका हाथ पकड़ नीचे किया और उसके गले में नाइट गाउन डाला और नीचे सरका कर और उसके दोनों हाथों को भी बाहर निकाला। रेहान ने जैसे उसे कपड़ा पहनाया है कि बाहर दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया। ये कोई और नहीं बल्कि सर्वेंट कदम था, जिससे रेहान को समझ गया कि बाहर डॉक्टर आ गए हैं। गाउन पहनाने के बाद नैना वापस बेड पर लेट गई। वहीं रेहान भी उठ खड़ा हुआ और अपना टी शर्ट पहन दरवाज़ा खोला तो सर्वेंट कदम के साथ डॉक्टर भी खड़े थे। रेहान साइड हुआ और डॉक्टर को अंदर आने की जगह दिया। वहीं सर्वेंट कदम नीचे चला गया। डॉक्टर अंदर आया और नैना का चेकअप करना चालू कर दिया। 5 मिनट यूं ही चेक करने के बाद बोले, क्या आप दोनों रात में इंटीमेट हुए थे? इंटीमेट वर्ड जैसे उसके कान में गया। रेहान अपना अजीब सा चेहरा बनाकर बोला, क्या? रेहान को इस तरह चौंक कर जवाब देता देख डॉक्टर बोले, मेरा कहने का मतलब है कि क्या रात आप दोनों के बीच में फिजिकल हुए थे? नहीं नहीं, दोनों एक साथ में बोले। उन दोनों का एक ही वक्त में नहीं शब्द सुन डॉक्टर एक नज़र रेहान को तो एक नज़र नैना को देखे। वे तो सोच में पड़ गए कि ऐसा सवाल पूछकर उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया, क्योंकि दोनों का जो जवाब था वो बहुत खतरनाक था। रेहान और नैना का एक साथ में ना का जवाब सुनकर डॉक्टर तो उन दोनों को देखने ही लगे। अब वह डॉक्टर तुरंत चुप हो गए। रेहान सवाल करते हुए डॉक्टर से पूछा, तबीयत खराब होना और इंटीमेट होने से क्या लेना देना? इन्हें फीवर है, आप उसी का इलाज करेंगे ना, कि और कुछ? रेहान का सवाल सुन डॉक्टर उसे समझाते हुए बोले, मिस्टर मेहता, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैंने आपसे कहा था करने के लिए अगर आपने किया होगा, अगर पेशेंट के अंदर थोड़ा हल्का सा फीवर रहता है और वह फीवर में इंटीमेट होने से उसे ज़्यादा फीवर आ जाता है। रेहान को अब सच में डॉक्टर के ऊपर गुस्सा आने लगा था। एक ही शब्द को कई दफ़ा बोले जा रहा था, इंटीमेट इंटीमेट इंटीमेट, पर रेहान कुछ बोला नहीं, चुपचाप खड़ा रहा। वहीं डॉक्टर ने नैना का चेकअप किया। उसके बाद उन्होंने उसके लिए कुछ मेडिसिन्स लिख कर दिया। रेहान को मेडिसिन्स लाने के लिए कहा। डॉक्टर 5 मिनट और रुके रहे। उन्होंने नैना को गर्म चीज़ें और सूप पीने के लिए कहा और जो उसके पैर पर चोट लगा था, रेहान ने जहां उसके पैर पर चोट लगा था, डॉक्टर को चेक करने के लिए कहा। जब डॉक्टर ने उसका पैर चेक किया तो उन्होंने तुरंत कहा, यह तो आपने लेप लगाकर अच्छा किया कि जो जख्म है वह 50% तो ठीक ही हो गया है। अब नैना ने भी अपने पैर के तरफ ध्यान दिया तो सच में लेप लगा हुआ था, पर नैना को पता था कि उसने तो नहीं लेप लगाए। इसका मतलब रेहान ने ही उसे लगाया है। यहाँ तक कि बिस्तर पर भी लग चुका था, जो कि उनका बेडशीट जहाँ तहाँ येलो कलर का दिखाई देने लगा। कुछ ही देर में डॉक्टर नैना का चेकअप करने के बाद उसके कमरे से बाहर निकले। जब डॉक्टर नीचे आए तो नारायण जी उनसे पूछने लगे, क्योंकि डॉक्टर जब आए तब से वह परेशान हो गए थे। नारायण जी के पूछने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बता दिया कि उनकी बहू हल्का फीवर है। इधर कमरे में डॉक्टर के जाने के बाद रेहान भी नीचे आया और उसने एक सर्वेंट को मेडिसिन लाने के लिए कह दिया और सर्वेंट कदम को नैना के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहा। वहीं कमरे में नैना वैसे ही बेड पर लेटी रही
उसकी तबीयत तो ख़राब था पर उसके दिमाग में अभी जो कुछ हुआ बस घूमे जा रहा था। रेहान का छूना, रेहान की कही हुई बातें, रेहान का केयर करना सब उसके दिमाग में एक साथ घूमने लगा। पर इस वक्त उसकी तबीयत ठीक न होने की वजह से तुरंत उसकी आंखें लग गई। रेहान को देख नारायण जी उससे पूछने लगे तो रेहान एक ही लाइन में सब बता दिया कि नैना को बुखार है और अब डॉक्टर ने दवा दिया तो ठीक हो जाएगी। नारायण जी को भी अपनी बहू के लिए फिक्र कर रहे थे। सर्वेंट कदम ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद रेहान को बताया। रेहान उनके हाथ से ब्रेकफास्ट का ट्रे लेकर ऊपर अपने कमरे में आया और जाते ही देखा तो नैना सो गई थी। वह टेबल पर ट्रे रखा और नैना के साइड में ही बैठा। रेहान नैना को आवाज़ देकर उठा रहा था पर नैना उठी नहीं, जिसके चलते उसके बाहें पकड़ उसे झकझोरने लगा। फिर भी नैना नहीं उठी, जिसके चलते अपने हल्के हाथ से उसका चेहरा पकड़ उसे उठाने की कोशिश करने लगा। नैना नींद में कुनकुना रही थी पर उठ नहीं रही थी, जो देख रेहान उसके गर्दन के नीचे अपना हाथ डाल उससे सपोर्ट देकर उठाया। उसके ऐसे उठाने से नैना उठ गई पर उसकी आंखों में नींद बहुत था। रेहान तुरंत उसे बोला, यह गर्मा गर्म सूप पी लो, उसके बाद सोना। रेहान उसके बहुत करीब बैठा था। नैना अपनी पलकें झपकाते हुए रेहान के कंधे पर अपना सिर रख दी, क्योंकि वह तो बहुत ज़्यादा नींद में थी और बुखार की वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रेहान ने एक हाथ से उसकी बाहें पकड़ रखा था। वहीं नैना ने जैसे उसके कंधे पर अपना सिर रखी तो रेहान को एक अच्छा महसूस हुआ, जैसे कि नैना सिर्फ और सिर्फ उसकी है और रेहान उसे सहारा दे रहा है। उसे ये छोटी सी सहारा देना बहुत अच्छा लग रहा था। रेहान अब नैना को प्यार से डांट लगाते हुए बोला, तुम ऐसे नहीं उठोगी, ठीक है, चलो नीचे, डैड तुम्हें बुला रहे हैं और मेरे लिए कॉफ़ी भी बनाओ, तुम बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाती हो। रेहान की बातें तो अब नैना सुन पा रही थी पर हिम्मत नहीं हो रहा कि वह उठ के कुछ करे। रेहान फिर से बोला, नैना अब उठ जाओ, चलो एक गर्मा गर्म सूप पी लो वरना ठंड हो जाएगा। धीरे से ही सही पर नैना बोली, ब्रश नहीं किया। ये सुन रेहान मुस्कुराया और उसके चेहरे को पकड़ थोड़ा सा खुद से दूर किया और बोला, बाद में ब्रश कर लेना और बाद में नहा भी लेना, पहले सूप पी लो, ओके, चलो अब अच्छे बच्चों की तरह पी लो। नैना थोड़ी सी दूर होकर बैठ गई। तबीयत न ठीक होने की वजह से उसका चेहरा एकदम मुरझाया था, उसके बाल भी बिखरे हुए थे, जो देख रेहान उठा और ड्रेसिंग टेबल से एक हेयर बैंड लिया और उसके बालों को इकट्ठा करके हेयर बैंड लगा दिया। उसने ठीक तरह से हेयर बैंड नहीं लगाया था, ढीला ढाला ही था, जैसे भी हो पर ठीक था। उसके बाद रेहान उसके सामने बैठा और हाथ में ट्रे ले ठीक तरह से बैठ गया। सूप उठा के बाउल में फेरने लगा। नैना को बहुत ज़्यादा बुखार होने के बावजूद भी उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था कि किस तरह रेहान उसका ध्यान रख रहा है। रेहान हल्का सा फूंक मारकर चम्मच नैना के मुंह के पास लाया। नैना एक नज़र रेहान को देखी और धीरे से मुंह खोलकर सूप पीने लगी। ऐसे करते करते रेहान ने करीब उसे आधा बाउल सूप पिला दिया। नैना ने बहुत बार मना कर रही थी पर रेहान सुनने को तैयार नहीं। आधा बाउल सूप पीने के बाद उसे अब जरा भी पिया नहीं जा रहा था, जो देख रेहान ने वह सूप टेबल पर रख दिया। तब तक सर्वेंट मेडिसिन्स लेकर आ गया था और दरवाज़ा खटखटाया तो रेहान दरवाज़ा खोल उसके हाथ से मेडिसिन्स लिया और नैना के पास आके उसे मेडिसिन्स खिलाया। मेडिसिन्स खाने के बाद नैना वापस लेट आराम करने लगी ताकि उसका बुखार कम होए। उसको सोता देख रेहान तुरंत वॉशरूम में गया, एक छोटा सा टॉवेल पानी में भिगोकर लाया और नैना के सिर पर रख दिया कि जल्दी से उसका बुखार उतरे, जो कि नैना भी महसूस कर रही थी पर उसने आंखें नहीं खोली। उसके बाद रेहान एक नज़र उसे देख वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया।
आधे घंटे के बाद रेहान वॉशरूम से बाहर निकला, तुरंत क्लोसेट में जाकर कपड़े चेंज किया और बाहर आया तो वापस नैना के पास गया और टॉवेल उसके माथे से उठाकर वॉशरूम में ले गया और उसे वापस पानी में भिगोकर अच्छे से निचोड़कर उसके माथे पर लगा दिया। वह उसके माथे पर टॉवेल रख ही रहा था कि उसका मोबाइल रिंग करने लगा और उसका मोबाइल टेबल पर था। रेहान जल्दी से मोबाइल हाथ में लिया और कॉल रिसीव किया क्योंकि यह कॉल अमन का आ रहा था। उसने सुबह में ही रेहान को कॉल किया था। रेहान कॉल रिसीव करते हेलो बोला तो उधर से अमन बोला, सर आप ऑफिस कब तक आओगे? मीटिंग अरेंज कर रहा हूँ। ये सुन रेहान बोला, जो भी है आज तुम ही देखो, मैं आज नहीं आने वाला। रेहान का इतना कहना कि अमन बोला, पर सर आज का मीटिंग फिक्स्ड है। पर वर कुछ नहीं, मैंने कहा ना तुम हैंडल करो तो मतलब हैंडल कर लो, मैं आज नहीं आ सकता। रेहान इतना बोल बिना अमन की बातें सुने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रेहान अचानक से मीटिंग में ना आने का डिसीजन लिया। ये सुन तो अमन खुद से बड़बड़ाने लगा, ये क्या बात हुआ? ऐसा तो कभी सर करते नहीं, फिर आज अचानक से मीटिंग में नहीं आ रहे, ये तो हद ही हो गया। रेहान इस वक्त कैजुअल कपड़े पहना हुआ था, इंडिगो कलर शर्ट और ग्रे कलर का पैंट। आज उसने अपने बालों को सेट नहीं किया बल्कि ऐसे बिखरे हुए रहने दिया। 2 मिनट बेड के पास खड़ा हो नैना को देखा जो बहुत गहरी नींद में सोई थी। उसके बाद रेहान नीचे आया और अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने लगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद रेहान तुरंत अपने कमरे में आया और लैपटॉप ऑन किया और साथ ही साथ में अमन को कॉल लगाया और उसे कहा कि मीटिंग कॉन्फ्रेंस में करे। आज रेहान ने खुद से छुट्टी लिया था जो देख नारायण जी को भी अच्छा लगा, बल्कि आज उन्हें अपने बेटे को कुछ कहना नहीं पड़ा। क्या सच में वह जिम्मेदार पति हो गया है? दोपहर का वक्त, अमन का ऑफिस। दोपहर के 1 बजते ही अमन जल्दी अपना लैपटॉप सब कुछ बंद किया क्योंकि उसे मुंबई एयरपोर्ट पर भी पहुंचना था और वह नहीं चाहता था कि उसकी छोटी सी लापरवाही की वजह से उसका फ़्लाइट मिस होए। उसके फ़्लाइट का टाइम 4:25 पर था और मयंक चाहता था कि वह घंटे भर पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाए, इसलिए और वह जल्दी अपना सब काम निपटा भी लिया। जल्दी से उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अपना छोटा सा बैग ले कार की डिग्गी में डाला और खुद ड्राइविंग करते हुए एयरपोर्ट पहुंच गया। वहां पर उसका दोस्त महेश भी उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। करीब दोपहर के 3 बजे मयंक और महेश वे दोनों एयरपोर्ट के अंदर एक साथ खड़े हो बातें कर रहे थे क्योंकि मयंक अकेला गुवाहाटी जा रहा था और महेश नहीं चाहता था कि अनजान शहर में जहां उसे कोई नहीं जानता पहचानता ना हो और उसे अकेले भेजना उसके लिए मुसीबत का काम हो सकता है। इसलिए महेश भी जाने का फैसला लिया। अगर वह पहले ही कहता तो मयंक उसे मना कर देता, जिसके चलते उसने भी कल ही उसके साथ टिकट बुक कर लिया था और यहाँ आकर उसे सरप्राइज़ दिया। पहले तो उसने कहा कि वह उसे छोड़ने के लिए आ रहा है, पर अब उसे टिकट दिखाकर बोला कि वह खुद भी उसके साथ चलेगा, तो भी मयंक उसे मना किए जा रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बाकियों को भी दिक्कत आए। वहाँ पर उसके साथ जो कुछ होगा वह खुद हैंडल कर लेगा। भूखा रहे प्यासा रहे जैसा भी दिन काटे, पर वह अपने फ़ायदे के लिए किसी और का नुकसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वहीं उसका दोस्त महेश वह जानता था कि अग्रवाल फैमिली मयंक से अब बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है और कहीं इस नफ़रत के आग में उन्होंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो, जिसके चलते मयंक खुद उसके साथ जाने का फैसला लिया।
देखते देखते वक्त बीतता जा रहा था। अब तो 3 तो बज ही गया था। मयंक को अब 1 घंटा भी ठीक तरह से नहीं टाइम बिताया जा रहा था। वह सोच रहा था कि कब 4 बजे और उसे जल्दी से बोर्डिंग पास मिल जाए और जाकर फ्लाइट में बैठे। देखा जाए तो अगर वह तुरंत फ्लाइट में बैठ भी जाता तो उसका दिल यही कहता कि कब फ्लाइट चालू हो जाए, और जब चालू हो जाता तो उसका वही रवैया रहता कि कब गुवाहाटी में लैंड कर ले। खैर जो भी हो, कुछ ही देर में उनकी बोर्डिंग पास की प्रक्रिया चालू हो गया और वह दोनों फ्लाइट में बैठ गए। समय अपने समय पर बीत रहा था। मयंक के लिए एक एक मिनट बहुत मुश्किल से कटे जा रहा था। 4:20। अब बस 5 मिनट ही रह गए थे फ्लाइट की उड़ान भरने के लिए। मयंक तो सीट पर अपना सिर टिका दिया था और आंखें बंद कर लिया, क्योंकि उसकी धड़कनें बहुत तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह खुद पीहू के पास जा रहा था और उसे भी पता था कि वह कुछ ही घंटों में गुवाहाटी पहुंच जाएगा और युग के बताए हुए पते पर पहुंच जाने वाला है। वह अपने अंदर बहुत कुछ प्रिपेयर करने लगा कि वह पीहू से किस तरह से माफ़ी मांगेगा, उसे कैसे मनाएगा, वगैरह वगैरह। यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। यही सब सोच कभी उसके चेहरे पर खुशी आ जाता था तो कभी उदास हो जाता, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि पीहू इतना जल्दी तो उसे माफ़ नहीं करेगी। उसने एक बार भी उसे कॉल मैसेज नहीं किया तो इतना तो पक्का है कि वह बहुत ज़्यादा उसे नाराज़ है और वह इतना जल्दी बिल्कुल भी उसे माफ़ नहीं करेगी। अगर उसे माफ़ करना ही होता तो वह कब का किसी के भी मोबाइल से उसे एक मैसेज तो कर ही दी होती। मयंक आंखें बंद करके यही सब सोच रहा था कि अचानक से फ्लाइट अनाउंसमेंट हुआ और अपने टाइम पर उसने उड़ान भर ली। फ्लाइट की उड़ान भरते ही मयंक के चेहरे पर एक प्यारी वाली स्माइल आ गया, क्योंकि अब तो यह फ्लाइट गुवाहाटी में ही रुकने वाली है। इधर मेहता बंगलो। शाम 5 बजे रेहान ने दोपहर में नैना को लंच करवा दिया था और मेडिसिन्स भी दे दिया। दोपहर में काफ़ी हद तक उसका बुखार उतर भी गया था, पर मेडिसिन्स खाने की वजह से वह वापस सो गई और रेहान भी उसे सोने दिया, क्योंकि वह भी जानता था कि वह जितना रेस्ट करेगी उतना जल्दी उसका बुखार उतर जाएगा। और रेहान आज अपने कमरे में बैठे ही ऑफिस का काम कर रहा था और बार बार उसकी नज़र नैना पर भी जाता था। रेहान घर रहकर वह अपना ऑफिस का काम और नैना का केयर दोनों साथ में कर रहा था। अब शाम होते ही नैना उठ गई थी। उसे अब नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरा दिन तो वह सोई ही थी, पर वह बेड पर लेटे ही वह करवट लेकर एक साइड देख रही थी और रेहान इस वक्त बालकनी में फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। वह काफ़ी देर से फ़ोन पर बातें किए जा रहा था और उसे देख ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ऑफिस रिलेटेड ही बात है। हल्का हल्का उसकी आवाज़ नैना सुन रही थी। जब रेहान गुस्से में बोलता था और ज़ोर से बोलता था तो वह नैना को भी सुनाई देता। जब उसकी बातें ख़त्म हुआ तो वह कमरे में आया और आते ही नैना के तरफ देखा तो नैना उठ गई थी। रेहान एकदम उसके पास आया और बोला, नैना उठ गई तुम? रेहान की आवाज़ सुन नैना रेहान के तरफ देखने लगी, क्योंकि कुछ ही देर पहले वह फ़ोन पर चिल्लाकर बातें कर रहा था, पर नैना के साथ बहुत ही सॉफ्टली बातें करने लगा। यह देख नैना को अच्छा तो लग रहा था कि तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया। रेहान दरवाजे पर गया तो देखा सर्वेंट कदम चाय और स्नैक्स लेकर आया था। रेहान उसके हाथ से ले दरवाज़ा बंद कर दिया। थैंक यू।